तो इसमें आंसर कौन सा होगा? मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य जो होगा दोस्तों वह गुजरात है। क्या है? देखिए ये पहला देखेंगे दोस्तों, इसमें आप देखेंगे पहला क्या होगा? गुजरात होगा, पहला गुजरात होगा। लेकिन मूंगफली यहाँ पे राजस्थान में भी देखने को मिलती है। दूसरा अगर देखा जाए तो मूंगफली जो है दोस्तों राजस्थान में भी देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, एक प्रश्न में 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं आपको। एक ऑप्शन तो सही होगा ही होगा दोस्तों, लेकिन उसमें 3 ऑप्शन भी है, तो तीनों ऑप्शन को भी तो देखना पड़ेगा हमें कि महाराष्ट्र में क्या पाया जाता है, क्या उत्पादकता ज़्यादा होती है, कर्नाटक में क्या उत्पादकता ज़्यादा होती है, और आंध्र प्रदेश में क्या उत्पादकता ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को भी देख लिया जाए लगे हाथे, कर्नाटक को भी देख लिया जाए और आंध्र प्रदेश को भी देख लिया जाए। तो गुजरात तो हो गया। आइए हम लोग थोड़ा सा महाराष्ट्र में देखते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र में क्या क्या उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में देखेंगे तो आपको कपास यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, कपास। और कपास जानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है, और जहाँ पे काली मिट्टी ज़्यादा होती है वहीं पे कपास की खेती भी ज़्यादा होती है, जिस कारण इस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है या काली कपास भी कहा जाता है। यहाँ पे कपास की ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो कपास हो गया महाराष्ट्र में। कपास के साथ आप देखेंगे दोस्तों प्याज भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्या मिलता है? प्याज भी। और साथ ही साथ दोस्तों देखने को मिलता है तिलहन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या दोस्तों? यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको तिलहन भी। क्या दोस्तों? तिलहन। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का हो गया। आइए कर्नाटक का देख लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक यहाँ साफ साफ दिखिएगा आप लोग। कर्नाटक, कर्नाटक में देख लीजिए दोस्तों, कर्नाटक में क्या क्या होता है। देखिए कर्नाटक में देखेंगे दोस्तों कहवा बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ का उत्पादकता में कहवा बहुत प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक में दोस्तों देखिएगा कहवा बहुत ही मात्रा में। ठीक है, और एक देखने को मिलता है दोस्तों रागी भी यहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है, उत्पादकता होती है रागी। और रागी को आप लोग जानते हो मड़ुआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मड़ुआ। क्या कहा जाता है दोस्तों? मड़ुआ कहा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मड़ुआ, मड़ुआ कहा जाता है। ठीक दोस्तों, ये हो गया, कहवा हो गया, रागी हो गया, मड़ुआ हो गया। और यहाँ पे आपको मक्का भी देखने को मिलता है दोस्तों। क्या दोस्तों? मक्का भी देखने को मिलता है। तो कहने की कर्नाटक हो गया। अब आइए दोस्तों हम लोग आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो देखेंगे आप लोग लगभग 70 से 77% भूमि पर यहाँ पे चावल की पैदावार होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक क्या होती है? चावल होती है। आंध्र प्रदेश में देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों चावल भी देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, चावल के साथ साथ आपको देखने को मिलता है तंबाकू भी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तंबाकू भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं देखिए सारा का सारा ऑप्शन हमने क्या कर दिया, सारा का सारा ऑप्शन बता दिया। गुजरात भी बता दिया, महाराष्ट्र भी बता दिया, कर्नाटक भी बता दिया, और आंध्र प्रदेश भी हो गया। तो आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के साथ। और शानदार प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिएगा। ये देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये क्या हो गया? ओ सॉरी, आइए ये हो गया। चलिए देखिए अब शानदार प्रश्न आ रहा है दोस्तों, हम लोग देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए कोयना, ये आया है पेपर में, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो आप जानते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र राज्य में। इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र में। आइए कौन कौन से महाराष्ट्र राज्य में क्या है परियोजनाएं हैं? और परियोजनाएं आप लोग जानते हैं दोस्तों किसे कहा जाता है? परियोजना वह होता है जो जल विद्युत या पेयजल या सिंचाई के लिए उपयोग की जाने वाली क्या होती हैं? ये परियोजनाएं होती हैं। बिजली के लिए बनाई जाती है, विद्युत के लिए, और फिर से जल के पेयजल के लिए बनाई जाती है, और सिंचाई के लिए बांध बना करके जल को रोका जाता है, और वही परियोजनाएं होती हैं। ये नदियों पे बनती हैं बांध बना करके। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कोयना तो आप लोगों ने जान गए, कोयना तो जान गए, कोयना। ठीक है, कोयना के साथ आप देखेंगे महाराष्ट्र में जायकवाड़, कौन सा है? जायकवाड़ या जायकवाड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, और एक आपको देखने को मिलेगा पूर्णा, पूर्णा परियोजना। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब परियोजनाएं हैं।
ये क्या है दोस्तों, सारी की सारी परियोजनाएं हैं। और यह तीनों परियोजनाएं आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कहाँ पे दोस्तों, यह आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। तो 3 परियोजनाएं देखिए, यह कोयना परियोजना एक कोयना नदी पर है, जायकवाड़ नदी पर है, और पूर्णा ये छोटी सी नदी है पूर्णा नदी, वहीं पर है तीनों ये। तो कोयना परियोजना, जायकवाड़ा परियोजना या जायकवाड़ी भी कहा जाता है, पूर्णा परियोजना ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। आइए दोस्तों, महाराष्ट्र वाला हो गया। तो महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात भी, तो गुजरात को भी कर लिया जाए। देखिए दोस्तों, गुजरात में देखेंगे आप लोग, गुजरात यहाँ मैं लिख रहा हूँ गुजरात में, ठीक है। गुजरात में देखिएगा 3 महत्वपूर्ण परियोजना है। एक सरदार सरोवर परियोजना है। कौन सा दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। और इस सरदार सरोवर परियोजना में देखेंगे दोस्तों, एक राज्य शामिल नहीं है, ये नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों, यह आपको देखने को मिलेगा नर्मदा नदी पर, ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी। लेकिन इससे एक राज्य लाभान्वित नहीं है, इससे 4 राज्य लाभान्वित है, लेकिन इसमें गुजरात भी आ जाता है, इसलिए बताया जाता है क्या कि गुजरात का भी है ये। तो इसमें 4 राज्य जो लाभान्वित है, एक तो एमपी आता है दोस्तों, मध्य प्रदेश, दूसरा आता है दोस्तों महाराष्ट्र, दूसरा कौन सा आता है दोस्तों, महाराष्ट्र, तीसरा आता है दोस्तों गुजरात, ठीक है दोस्तों, और चौथा जो आता है वह राजस्थान आता है। कौन सा आता है दोस्तों, राजस्थान, ठीक है। तो सरदार सरोवर परियोजना पूछा हुआ है कि कहाँ किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी बताएंगे। कहाँ पे कि हाँ कौन कौन से राज्य इससे लाभान्वित राज्य है, एमपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और राजस्थान है। 2 और परियोजनाएं हैं दोस्तों, आइए उसको भी समेट लिया जाए। इसमें 2 परियोजनाएं और हैं, तो आइए इसको भी देख लिया जाए। एक परियोजना है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना ये कहाँ पे है, ये ताप्ती नदी पर है। कहाँ पे है, ताप्ती नदी पर। कौन सा राज्य लाभान्वित है, ये गुजरात में है। एक है काकड़ा पारा परियोजना। कौन सा है दोस्तों, काकड़ा पारा परियोजना। काकड़ा पारा परियोजना यह भी आपको देखने को मिलेगा ताप्ती नदी पर। किस नदी पर दोस्तों, ताप्ती नदी पर। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि नर्मदा और ताप्ती नदी ये क्या है, अरब सागर में गिरती हैं, और भारत की 2 ऐसी नदी हैं जो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, नर्मदा और ताप्ती। आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। अब आंध्र प्रदेश देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में दोस्तों आप लोग जानते हैं एक बहुत ही पॉपुलर कहा जाता है कि परियोजना है, जिसे कहा जाता है नागा अर्जुन सागर परियोजना। कौन सा दोस्तों, नागा अर्जुन सागर परियोजना। नागा अर्जुन सागर परियोजना। और यह नागा अर्जुन सागर परियोजना दोस्तों आप लोग जानते हैं किस नदी पर है, यह आपको देखने को मिलेगा कृष्णा नदी पर। यह पूछा हुआ है पेपर में, कृष्णा नदी पर। और कहाँ पे है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कहाँ पे दोस्तों, ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, और कहाँ पे दोस्तों, तेलंगाना में देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कौन सा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में देखने को मिलेगा। तो आप देखिए दोस्तों, आप लोग खुद कहेंगे कि एक क्वेश्चन से हमने देखिए कितना क्वेश्चन बता दिया, एक क्वेश्चन से आप लोगों को कितना क्वेश्चन तैयार हो रहा है। कोयना परियोजना, जायकवाड़ परियोजना, पूर्णा परियोजना महाराष्ट्र में, ठीक है। गुजरात में देखेंगे दोस्तों तो सरदार सरोवर परियोजना है, ठीक है। उकाई है, काकड़ा पारा है। अब यहाँ पे राजस्थान छूटा है राज्य, तो राजस्थान में भी देख लीजिए दोस्तों। राजस्थान में हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राजस्थान में देखिए राज है ना, ये 2 हैं। देखिए राजस्थान में पहले क्या आता है जी, राज आता है। तो र से जो होता है राज, क्या आ रहा है राजस्थान में, राज। तो राणा प्रताप सागर परियोजना, देखिए मैं लिख रहा हूँ दोस्तों राणा प्रताप, यहाँ थोड़ा सा दिखेगा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ ध्यान से देखिए, अगले पेज में लिखता हूँ, तो इतना नोट कर लीजिए, राजस्थान वाला बताता हूँ, इतना नोट करिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, चलिए मूव करते हैं दोस्तों, आगे मूव करते हैं। आगे देखिए, तो इसमें मैं लिखता हूँ, देखिए राजस्थान वाला। राजस्थान में देखिए दोस्तों, राजस्थान, यहाँ मैं लिख रहा हूँ दोस्तों राजस्थान। देखिए राजस्थान में राज आ रहा है ना, राजस्थान में राज आ रहा है, तो राज से हम लोग लिख देंगे, र से क्या होगा, हाँ, राणा प्रताप सागर परियोजना, राणा प्रताप। जो से देखिए जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना। कौन सा है दोस्तों, जवाहर सागर परियोजना है, ठीक है। यहाँ पे परियोजना। और एक चंबल परियोजना है दोस्तों,
चंबल घाटी या चंबल परियोजना है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, किस राज्य में, चंबल परियोजना। ठीक है दोस्तों, और यह तीनों आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, और तीनों का तीनों देखने को मिलेगा किस नदी पर, चंबल नदी पर। किस नदी पर है दोस्तों, चंबल नदी पर, चंबल नदी। तो ये प्रश्न आता है दोस्तों कि राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना और चंबल परियोजना किस, हाँ, कौन सा राज्य इससे लाभान्वित राज्य है, किस राज्य में है और किस नदी पर है। तो किस नदी पर होगा दोस्तों, चंबल नदी पर होगा। और कौन सा लाभान्वित राज्य होगा दोस्तों, राजस्थान होगा। तो आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। और एक क्वेश्चन से देखिए हमने 6-7 क्वेश्चन बताया कि नहीं बताया। तो पढ़ने का यही तरीका होता है कि एक ऑप्शन सही है तो 3 ऑप्शन भी बताओ, और 3 ऑप्शन से जो भी रिलेटेड है उसको भी बताइए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में कोई प्रश्न आ जाए इससे संबंधित तो गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को अगर ये समझ में आ रहा है, सेशन शानदार लग रहा है, तो प्लीज आप लोग क्या करिएगा, इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिएगा ईमानदारी के साथ। और इसमें ईमानदारी भी दिख रही होगी दोस्तों, इसमें मेहनत है। ठीक है, मेहनत से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप शेयर करेंगे तो उससे हम लोगों को उत्साह मिलेगा, और जब उत्साह मिलेगा दोस्तों तो कहीं ना कहीं हम लोग वन ऑफ द बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, हाँ, तीसरे क्वेश्चन पे। और एक बात बताते हैं दोस्तों आप लोगों को, देखिए अगर एक्सप्लेन कराया जाए ज्यादा से ज्यादा तो टाइम लगना है। अगर ये 20 क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो 1 घंटे से ज्यादा भी लग सकते हैं। अगर इस 20 क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो मात्र 10 मिनट में भी हो सकता है, लेकिन 10 मिनट में आपको सीख नहीं पाओगे। आप सीख पाओगे दोस्तों तो 1 घंटे में सीख पाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से हमने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बताना है। एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आंसर नहीं बताना है, एक क्वेश्चन से आपको 5 से 6 आंसर बताना है, जो कि एग्जाम में हूबहू क्या हो जाए, फंस जाए। तो आई होप सो दोस्तों समझ में आई बातें। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाँ, यहां समझिएगा दोस्तों। ठीक है, आइए यहां थोड़ा सा मैं ऐसे ऊपर कर रहा हूं, इसको समझिएगा। हाँ देखिए, भारत में सही मायने में किसे स्थानीय, इंपॉर्टेंट है, स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है दोस्तों। स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। तो इसमें जानते हैं दोस्तों आंसर क्या है, इसमें आंसर होगा लॉर्ड रिपन। तो बताइए इसमें दोस्तों लॉर्ड रिपन तो होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूं, ठीक, लॉर्ड रिपन। तो आप बताइए इसमें 4 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन तो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। तो क्या 3 ऑप्शन को नहीं बताओगे आप, इनके बारे में, लॉर्ड मेयो के नहीं बताएंगे क्या, कर्जन के बारे में नहीं बताएंगे क्या लॉर्ड क्लाइव के बारे में नहीं बताओगे। तो क्या मतलब है पढ़ने का, कोई मतलब निकलेगा कि एक ऑप्शन से एक ही, हाँ, एक क्वेश्चन से सिर्फ एक ही आंसर बताओ। क्या लॉर्ड मेयो को नहीं बताओगे, क्या कर्जन को नहीं बताओगे, लॉर्ड क्लाइव को नहीं बताओगे, बताओगे। और यहां पे बताया जाएगा आपको। ऐसे एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है जब तक कि चारों का चारों ऑप्शन आप नहीं जानेंगे। तो आइए दोस्तों, यहां तो लॉर्ड रिपन हो गया, तो लॉर्ड रिपन के बारे में देख लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लॉर्ड मेयो के बारे में बता रहा हूं। देखिए लॉर्ड मेयो के बारे में यहां देखिएगा दोस्तों, लॉर्ड मेयो के बारे में तथ्य थोड़ा सुन लीजिएगा, जो क्वेश्चन आते हैं बार बार। देखिए लॉर्ड मेयो जो था, यह मात्र 3 साल की अपने कार्यकाल में, ये क्या था, वायसराय था। यह मात्र अपने 3 साल के कार्यकाल में यह पूरी भारत को क्या कर लिया था, पूरी भारत को भ्रमण किया था। ये इसे भ्रमण करने वाला क्या, वायसराय भी कहा जाता है। इसने जब पूरी भारत में भ्रमण किया तो ये जब गया अंडमान निकोबार आइलैंड में, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और इस अंडमान निकोबार में एक अफगानी था, उसको क्या किया जाए, हाँ, काले पानी की सजा हो गई थी। ठीक है दोस्तों, और काले पानी की सजा आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी, यानी आप देखेंगे अंडमान निकोबार में है एक हाँ, पोर्ट ब्लेयर में एक वीर, हाँ, वहां देखेंगे सेलुलर नामक जेल है। कहां पे है, सेलुलर नामक जेल है। उसी में ब्रिटिशों के द्वारा भारतीयों को कैद करके रखा जाता था, जिसे कहा जाता है काले पानी की सजा। कौन सा जेल है, सेलुलर नामक जेल। ठीक है, और वहीं पे वीर सावरकर क्या है, वीर सावरकर, वहां पे देखेंगे आप तो पत्तन भी है। ठीक, हाँ, हवाई अड्डा भी बोल सकते हैं आप। तो इतनी बात समझ में आई। तो इस लॉर्ड मेयो जब गया था बंगाल की खाड़ी में या अंडमान निकोबार, जब ये गया था तो इसी काले पानी की सजा एक काट रहा था, वो अफगानी था, जिसका नाम था शेर अली, जिसका नाम क्या था दोस्तों, शेर अली आफरीदी। क्या नाम था दोस्तों, उसका नाम था शेर अली आफरीदी। और शेर अली आफरीदी को जब पता चला
कि क्या लॉर्ड मेयो या कोई वायसराय इस बंगाल की खाड़ी या अंडमान निकोबार आइलैंड रॉस द्वीप पे आ रहा है, और रॉस द्वीप पे ही क्या किया इसने, शेर अली ने क्या किया, उसको चाकू से कुरेद कुरेद करके मार डाला। तो प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा वह कौन सा गवर्नर जनरल वायसराय था जिसे बंगाल की खाड़ी में चाकू से मार दिया गया। तो कौन होगा जी, ये लॉर्ड मेयो। तो शेर अली ने क्या किया था, शेर अली आफरीदी ने चाकू से कुरेद करके मारा था इसको। किससे मारा था दोस्तों, चाकू से कुरेद करके मारा था इसको। ऐसे मैं लिख देता हूं, समझ जाइएगा, कुरेद कर मार डाला किसको, इस लॉर्ड मेयो को। आप जानिए दोस्तों, आप देखेंगे इस लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार क्या हुआ, जनगणना हुआ। भारत में क्या हुआ दोस्तों, भारत में पहली बार क्या हुआ दोस्तों, जनगणना किसके शासनकाल में हुई, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब हुआ था, 1872 में। कब हुआ था दोस्तों, जनगणना कब हुआ दोस्तों, यहां मैं लिख देता हूं 1872 में। ठीक है दोस्तों, देखिए लॉर्ड मेयो, आप देखेंगे राजस्थान का एक जिला है अजमेर जिला, वहीं पे लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना भी किया था। किस कॉलेज की दोस्तों, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। कहां पे दोस्तों, इसी ने किया था, मेयो कॉलेज की स्थापना क्या किया, कहां किया था दोस्तों, यह किया था, आप देखने को मिलेगा आपको, कहां पे, अजमेर में। कहां पे दोस्तों, अजमेर में। तो आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारे के सारे पॉइंट। तो बताइए लॉर्ड मेयो के बारे में हो गया, तो इसको नोट डाउन करिएगा। अब आइए लॉर्ड रिपन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, और कृषि विभाग की स्थापना भी इसने किया था। यहां पे लिख दे, क्या यहां पे लिख देता हूं, चलिए यहां पे मैं लिखता हूं, देख लीजिएगा दोस्तों, कृषि विभाग इसने क्या किया था दोस्तों, कृषि विभाग की स्थापना भी इसने किया था, ठीक है दोस्तों। तो आई होप सो देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्शन नंबर दूसरा देखते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। ये हो गया, ये आंसर यही था ना, आंसर क्या था दोस्तों, ये लॉर्ड रिपन ही था। तो आइए रिपन के बारे में थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, रिपन ने क्या किया था, लॉर्ड रिपन ने। हाँ देखिए दोस्तों, आप जानते हैं लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन में क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह वायसराय में जो था बहुत ही अच्छा स्वभाव का था, बहुत ही बढ़िया था। ठीक है, तो देखिए नियमित जनगणना जो हुई थी इसी के शासनकाल में, हाँ ठीक है, देखिए इसी के शासनकाल में नियमित जनगणना हुई थी। इसी के शासनकाल में दोस्तों नियमित जनगणना कब हुई थी, 1881 में। कब हुई थी दोस्तों, इसी के शासनकाल में नियमित जनगणना हुआ। ठीक दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। देखिए उस समय ब्रिटिश के जो एक वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड रिटन, एक लॉर्ड रिटन थे वायसराय जिनका नाम था लॉर्ड रिटन। क्या था दोस्तों नाम, लॉर्ड रिटन था। और इस लॉर्ड रिटन ने क्या किया था दोस्तों, एक एक्ट बनाया था जिसे कहा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इस लॉर्ड में रिपन ने पूरी तरीके से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, स्थगित कर दिया। तो देखिए लाया था कौन, एक्ट लाया था, ये एक्ट लाया था कौन, ये लाया था एक्ट, लेकिन समाप्त किसने किया, लॉर्ड रिपन ने। तो यहां लिख देता हूं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या किया दोस्तों, प्रेस एक्ट को समाप्त किया था किसने, ये लॉर्ड रिपन ने। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यह होता है दोस्तों कि इसमें जानते हैं क्या हुआ था, जो भारतीय समाचार पत्रिका थी उस समय, ठीक है, तो उसको पूरी तरीके से इसने क्या कर दिया था, प्रतिबंध कर दिया था, इसलिए कि उस पत्रिका में या उस समाचार पत्र में कोई भी अंग्रेजों या ब्रिटिशों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें ना छपनी चाहिए। जिस कारण लॉर्ड रिटन ने क्या कर दिया था, उसको पास किया था एक्ट को और लागू किया था। और उसी प्रेस एक्ट को क्या कर दिया, लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया पूरी तरीके से। ठीक, इसलिए इसे कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। ये तो हो गया दोस्तों वर्नाकुलर। और किसको किया था, उस समय चलता था सोम प्रकाश,
उस समय चलता था दोस्तों सोम प्रकाश। कौन चलता था? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश ये था, पत्रिका थी, समाचार पत्र था, प्रकाश समाचार पत्र था। इसी को ही पूर्ण रूप से क्या कर दिया था, इसी को पूरी तरफ से हाँ वो लागू किया था, इसको हटा दिया। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप सो, आगे बढ़ते हैं। अब कर्जन के बारे में देख लीजिए दोस्तों। कर्जन के बारे में आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसके दो बातें हैं कर्जन के बारे में। अब देखिए 1905 में जानते हैं बंगाल का विभाजन इसी के शासनकाल में हुआ है। 1905 में बंगाल विभाजन क्या हुआ है दोस्तों? बंगाल विभाजन 1905 में क्या हुआ दोस्तों? बंगाल विभाजन, ठीक है। और लॉर्ड क्लाइव के बारे में जानिए दोस्तों। लॉर्ड क्लाइव को जानते हो आप लोग? यह क्या है? लॉर्ड क्लाइव, इसे कहा जाता है क्या? द्वैध शासन। इसने ही द्वैध शासन बंगाल में लागू किया था। द्वैध शासन क्या है दोस्तों? द्वैध शासन। द्वैध शासन, द्वैध शासन यहां दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को शायद, यहां मैं लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं द्वैध शासन। द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन। और इस लॉर्ड क्लाइव को यह भी कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजी सत्ता का जन्मदाता भी है ये। भारत में सबसे पहले अंग्रेजी सत्ता किसने स्थापित किया था? इस लॉर्ड क्लाइव ने ही, ठीक है। तो ये हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों टाइम लगेगा, प्लीज आप समझने की कोशिश करिए, टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम बिल्कुल लगेगा दोस्तों। अगर टाइम नहीं लगेगा तो क्या मतलब है पढ़ने का? कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो ज्यादा बेहतर देने की कोशिश करेगा उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट है दोस्तों, आप पढ़ने की कोशिश करिए, देखिए इसको ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन शास्त्र, ये दर्शन शास्त्र है, का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं दोस्तों। तो इसमें आंसर देखिए इसमें आंसर होगा दोस्तों रामानुजाचार्य। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? रामानुजाचार्य। आइए हम लोग देख लेते हैं शंकराचार्य के बारे में। इन्होंने कौन सा दर्शन शास्त्र दिया था? देखिए इन्होंने दिया था अद्वैत दर्शन, अद्वैतवाद दर्शन दिया था। इन्होंने क्या दिया था? अद्वैता दर्शन दिया था इन्होंने, अद्वैता दर्शन, ठीक है, अद्वैता दर्शन। आप रामानुजाचार्य देखिए विशिष्ट द्वैतवाद। अब माधव ने जो दिया था यह द्वैतावाद दिए थे। क्या दिए थे? द्वैतावाद। यहां मैं लिख देता हूं द्वैतावाद इन्होंने दिया था, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए ध्यान से, इसका आंसर क्या होगा? रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन शास्त्र क्या है? प्रतिपादक है। इसको ध्यान से देखिए। आगे आइए, आगे चलते हैं। दिख रहा है ऑप्शन ना पूरा? पीछे थोड़ा देखना भाई, पीछे दिख रहा है ना ऑप्शन? चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। आगे थोड़ा, हाँ आगे आइए और क्वेश्चन बड़ा करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा, आप जानते हैं ये तो बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। जुलाहा क्या है? कबीर। जहां पे नीरू और क्या नाम था उनका, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यही है कबीर, ये आंसर है, आसान है, एसएससी जीडी में है। आइए अब आगे जो टफ क्वेश्चन है उसको जानिए दोस्तों। आसान क्वेश्चन सब कर लेते हैं, टफ क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता है। तो स्वर्ण मंदिर, देखिए स्वर्ण मंदिर जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, स्थापना किसने की थी? तो आप जानते हैं दोस्तों स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने किया था ना। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? गुरु अर्जुन देव ने। यह सिख धर्म के 5वें गुरु थे। क्या थे दोस्तों? यह सिख धर्म के 5वें गुरु थे। यह क्या किया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी कराया था। लेकिन आप जानते हैं सिख धर्म के जो चौथे गुरु थे, यह प्रश्न आया है, जिनका नाम है रामदास। जिनका नाम है क्या दोस्तों? रामदास। और इन्हीं रामदास ने क्या रखा था? नींव रखा था। क्या रखा था? इस स्वर्ण मंदिर का क्या है? नींव रखा है। और कहां पे है? यह पंजाब राज्य के, हाँ पंजाब में अमृतसर में है दोस्तों। कहां पे है दोस्तों? अमृतसर में। कहां पे है दोस्तों? अमृतसर पंजाब में है, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं अमृतसर। अमृतसर कहां पे है दोस्तों? पंजाब।
पंजाब अमृतसर में। तो बात समझ में आई। बनवाया कितने था? गुरु अर्जुन देव ने। कितने गुरु थे? कितने नंबर के थे? यह 5वें नंबर के सिख गुरु थे, ठीक है। और चौथे नंबर के जो गुरु थे दोस्तों वह थे क्या? रामदास, ठीक। इन्होंने न्यू रखा था, लेकिन पूरा काम किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव, जो 5वें थे। आई होप सो समझ में आ रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए कितना शानदार प्रश्न था, ये सब जीडी में आया हुआ है। तो ये जीडी ना समझिए आप लोग दोस्तों, ये हर एक पेपर में आएगा, ठीक है। आप इसको जीडी मान के ना चलिए। क्या जीके जीएस भारत के हर एक पेपर में आते हैं, तो ये थोड़ा ना छाड़ के आता है कि जीडी में आएगा, ये एसएससी में नहीं आएगा, ये यूपीट्रिपलएससी में नहीं आएगा, ये सब कोई बात नहीं है। करंट आती है तो पूरे भारत में जहां जहां भी जीके जीएस का करंट आता है वहां आता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, जीके जीएस हर जगह इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर में ये जीडी के लिए नहीं है, ये सिर्फ जीडी का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन मैं ज्यादा इसमें फैक्ट बता रहा हूं जो आपके हर एक एग्जाम में आएगा। तो आइए आगे देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑस्कर अवार्ड जानते हैं दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है कि नहीं? हाँ देखिए इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? भानु अथैया। कौन है? भानु अथैया। यह पहले भारतीय कौन है? पर ये महिला हैं। क्या है? ये महिला हैं। तो देखिए आप जानते हैं दोस्तों, जो गांधी पिक्चर नहीं बनी थी, जो गांधी पिक्चर बनी थी, उसी गांधी पिक्चर में जो कॉस्ट्यूम, जो डिजाइन तैयार किया था कपड़े का, जो कॉस्ट्यूम तैयार किया गया था, उसी के बिहाफ पे, उसी कॉस्ट्यूम के लिए इन्हें क्या दिया गया? इन्हें नोबेल पुरस्कार, अरे सॉरी, इसे ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। इस ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। तो आई होप सो दोस्तों समझ में आ रहा है, ठीक। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए ऑस्कर अवार्ड, तो आप जानते हैं 2022 में कितने नंबर का ऑस्कर अवार्ड था? वो 94 नंबर का ऑस्कर अवार्ड था 2022 में। किसे मिला है ऑस्कर अवार्ड? कोडा, जो कि एक अमेरिकन पिक्चर है। इस बार जो हुआ है 94वें नंबर का ऑस्कर अवार्ड हुआ है, ठीक है दोस्तों, 2022 में। कब हुआ है? 2022 में। और उस पिक्चर का नाम है जिसे कहा जाता है कोडा। कौन पिक्चर का नाम है? कोडा। और यह कोडा जो है यह अमेरिकन पिक्चर है दोस्तों। कौन पिक्चर है दोस्तों? अमेरिकन पिक्चर है, 2022 में मिला है, ठीक है। अमेरिकन पिक्चर यहाँ पे मैं दोस्तों लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अमेरिकन पिक्चर है जिसे मिला है कोडा। अब देखिए ये भी समझिए, भारत की वो कौन सी, ये भी प्रश्न आया है कि बताइए भारत की वो कौन सी पहली पिक्चर है जिसे ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है, बट मिला अभी तक नहीं है। भारत में किसी भी पिक्चर को नहीं मिला है, ठीक है। नामित हो जाना ही दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। नामित जब कोई पिक्चर भारत की हो जाती है तो उसकी ख्याति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो पहला जो था मदर इंडिया, जानते ही हैं मदर इंडिया जो बना था दोस्तों। आगे आइए, आगे थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों को। देखिए ये वाला इसी में था। देखिए मदर इंडिया जो बना था दोस्तों, मदर इंडिया आप जानते हैं बहुत ही फेमस पिक्चर है। यह 1957 की पिक्चर है। क्या है दोस्तों? 1957 की पिक्चर है, लेकिन ये नामित हुआ था दोस्तों 1958 में, ठीक है दोस्तों। कब नामित हुआ था? 1958 में। और दूसरी जो पिक्चर बनी थी दोस्तों वह जानते हैं सलाम बॉम्बे। कौन दोस्तों? सलाम बॉम्बे। कौन दोस्तों? सलाम बॉम्बे। यह जब ये कब बनी थी? 1988 में बनी थी दोस्तों, लेकिन नामित कब हुई? 1989 में। कब नामित हुई दोस्तों? 1989 में। अब देखिए अब एक तीसरी जो पिक्चर थी दोस्तों, आप जानते हैं लगान, सभी लोग देखा होगा, सभी लोगों ने, कितनी बढ़िया मूवी है। यह जो बनी थी 2001 में बनी थी, लेकिन नामित हुई थी दोस्तों कब? 2002 में। कब नामित हुई दोस्तों? 2002 में। लेकिन 2022 में दोस्तों आप जानते हैं एक पिक्चर है कोइंगल। क्या है? कोइंगल एक पिक्चर है, तमिल पिक्चर, जिसे 2022 में क्या ऑस्कर के लिए नामित किया गया था, लेकिन मिला नहीं है। कौन सा है दोस्तों? 2022 में देखेंगे आप लोग, 2002 हो गया ना। कोइंगल, यहां पर मैं लिख रहा हूं दोस्तों कोइंगल, ठीक है दोस्तों। यह कोइंगल जो पिक्चर है यह तमिल पिक्चर है दोस्तों। कौन सी पिक्चर है? एक करंट का है, तमिल पिक्चर है, ये तमिल पिक्चर है दोस्तों। और इसे 2022 में दोस्तों क्या किया गया है? नामित किया गया था ऑस्कर के लिए, लेकिन मिला नहीं। नामित हो जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, मिलना तो ना मिलना वो तो एकेडमी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप सो दोस्तों ये बातें समझ में आ रही है। तो आ रही है तो प्लीज आप लोग लाइक करिएगा,
क्योंकि इस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, वो वर्क वो आपके लिए हो रहा है, ना कि हम लोगों के लिए हो रहा है कि आप लोग बढ़िया से बढ़िया क्या करें, एग्जाम में आप लोगों का प्रश्न फंस जाए। तो देखिए ये सारा का सारा क्या करिए, नोट कर लीजिएगा। तो आई होप सो दोस्तों समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, आइए। ठीक है दोस्तों, आइए अगला। हाँ ये देखिए बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहां देखिए, या मैं थोड़ा इसको बड़ा कर रहा हूं। हाँ आगे देखिए, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप जानते हैं यही तो है भंडार नायके। भंडार नायके कहाँ की हैं दोस्तों? श्रीलंका की हैं। कहाँ की हैं दोस्तों? श्रीलंका की हैं। और विश्व की प्रथम ये क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं, जो कि श्रीलंका देश की हैं। ठीक है दोस्तों। मार्गरेट थ्रेचर जानते हैं दोस्तों, यह ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, जो इनका 2013 में क्या हो गया है, देहांत हो चुका है। ये कहाँ की रह चुकी हैं दोस्तों? ये ब्रिटेन की रह चुकी हैं, ब्रिटेन की। ठीक है, और इनका 2013 में ही क्या हो गया है दोस्तों? 2013 में डेथ हो गया है। क्या हो गया दोस्तों? 2013 में इनकी मृत्यु हो गई है। तो आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए खालिदा जिया, अब खालिदा जिया के बारे में समझिए दोस्तों। जो खालिदा जिया है, यह शेख हसीना नहीं है बांग्लादेश की, वह शेख हसीना से पहले ये क्या बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। हाँ, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, मैं लिखता हूं यहाँ पे, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री पीएम। और इंदिरा गांधी जानते हैं दोस्तों, यह भारत की क्या है, प्रथम प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, जो कि महिला में, ये महिला में प्रथम प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। और इनका जानते हैं दोस्तों, इनको 1984 में इनका क्या कर दिया गया, इनको मार दिया गया। और जो मारे थे उनके क्या थे, दोनों बॉडीगार्ड ही थे। ठीक, एक हाँ यशवंत सिंह थे, एक क्या थे, एक अनंत सिंह की पता नहीं क्या नाम था। एक को तो मार दिया गया, तुरंत ऑन द स्पॉट मार दिया गया, और एक को क्या कर दिया गया, जेल में रख दिया गया। तो ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाँ अब देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये आसान तो है, मैं भी मानता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न क्या है, यह प्रश्न बहुत ही आसान है। क्या है दोस्तों? ये बहुत प्रश्न आसान है, लेकिन ये अक्सर पेपर में आते हैं और हमेशा आते हैं। कोई ऐसा पेपर नहीं है जो बड़ा छोटा ना पूछे, या क्षेत्रफल के आधार पे ना पूछे, या जनसंख्या के आधार पे ना पूछे। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, क्या भारत में सबसे, हाँ, क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा राज्य, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य तो कौन सा होगा दोस्तों? राजस्थान ही तो होगा ना। लेकिन राजस्थान जो है तटीय राज्य नहीं है। तो तटीय राज्य में आप देखेंगे तो गुजरात है। प्रश्न आता है कि क्या राजस्थान तटीय राज्य है? नहीं, राजस्थान नहीं है। अब भारत में कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य हैं। तो ये तो क्षेत्रफल के आधार पे हो गया। अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए, क्षेत्रफल के आधार पे दोस्तों, अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों सबसे छोटा राज्य कौन सा दोस्तों? सबसे छोटा राज्य मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ राज्य यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो सबसे बड़ा राज्य दोस्तों यहाँ पे राजस्थान होगा कि नहीं होगा? तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों राजस्थान। और सबसे छोटा जो राज्य होगा क्षेत्रफल के आधार पे, आप जानते हैं दोस्तों, गोवा है। कौन सा है दोस्तों? गोवा है क्षेत्रफल के आधार पे। ये तो क्षेत्रफल के आधार पे हो गया दोस्तों। अगर जनसंख्या के आधार पे पूछे तो क्या लगाओगे? तो जनसंख्या के आधार पे भी तो पता होना चाहिए। अगर जनसंख्या के आधार पे दोस्तों देखा जाए, जनसंख्या के आधार पे देखा जाए दोस्तों, जनसंख्या के आधार पे राज्य देखा जाए, तो आइए हम लोग देखते हैं जनसंख्या के आधार पे राज्य। तो जानते हैं आप लोग दोस्तों कि यूपी है ना, जनसंख्या आधार पे सबसे बड़ा यहाँ लिख देंगे दोस्तों, सबसे बड़ा। और सबसे यहाँ पे दोस्तों सबसे छोटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे छोटा लिखेंगे दोस्तों। तो सबसे जनसंख्या के आधार पे जानते हैं दोस्तों यूपी है अपना, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश लिख दिया। और सबसे छोटा राज्य देखेंगे दोस्तों तो कौन सा है? आप जानते हैं सिक्किम है। कौन सा है दोस्तों? सिक्किम है। कौन सा है दोस्तों? सिक्किम। जनसंख्या के आधार पे उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या सबसे छोटा बड़ा, और सबसे छोटा क्या है दोस्तों? सिक्किम। दोस्तों देखिए मेहनत हो रही है, आप लोग भी मेहनत करिए जी जान लगा के। ये जीके जैसे इतना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए कि मैं क्या बताऊं, आप चुटकियों में कर लेंगे। बहुत आसान होता है, बहुत आसान है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है सब, बहुत ही आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ
अब देखिए दोस्तों, इससे तो प्रश्न आता ही आता है, इससे आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको आप अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। यह हमेशा आता है, हम्पी विजयनगर साम्राज्य क्या है, हरिहर बुक्का कौन थे, नदी कहाँ, किस नदी के किनारे, इसका अष्टदिग्गज क्या थे, कृष्णदेव राय कौन थे, ये सब आता है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो प्रश्न पूछा है दोस्तों, विजयनगर राजवंश या साम्राज्य की राजधानी हम्पी, ये क्या है, विजयनगर साम्राज्य राजवंश की राजधानी थी हम्पी, और ये कहाँ पे है, तुंग किस किनारे बसा है, स्थित थी, नदी के किनारे, तो कौन सा होगा, तुंगभद्रा। कौन सी नदी होगी दोस्तों, तुंगभद्रा। कौन सा ऑप्शन होगा, तुंगभद्रा। तो आइए देखिए विजयनगर साम्राज्य, तो दोस्तों आप लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य, तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, राजधानी तो हमने लिख दिया यहाँ पे, राजधानी आप लोग जानते हैं हम्पी होगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए 1336 में एक दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। 1336 में दोस्तों, 1336 में दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर, एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था दोस्तों बुक्का, हरिहर और बुक्का। इन्हीं दोनों भाइयों ने इस विजयनगर साम्राज्य की क्या किया था, स्थापना किया और राजधानी क्या बनाया, हम्पी। यह जो दोनों भाई थे दोस्तों, यह संगम वंश से संबंधित थे। किससे संबंधित थे दोस्तों, यह दोनों भाई जो थे संगम वंश से संबंधित थे। और इन विजयनगर साम्राज्य ने दोस्तों आप जानते हैं ये लगभग 310 वर्षों तक क्या किया, ये शासन किया है। और जानते हैं आप लोग विजयनगर कहाँ है दोस्तों, यह कर्नाटक में देखने को मिलेगा। कहाँ दोस्तों, कर्नाटक राज्य में। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और ये भी पूछता है कि हाँ, विजयनगर साम्राज्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो शासक था उसे कहा जाता है कृष्णदेव राय। तो इस विजयनगर साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ शासक देखा जाए, इसी में लिख रहा हूं मैं, सर्वश्रेष्ठ शासक, इसमें सर्वश्रेष्ठ शासक देखा जाए दोस्तों तो वह था जिसे कहा जाता है कृष्णदेव राय। क्या कहा जाता है दोस्तों, कृष्णदेव राय कहा जाता है। ठीक है, यह सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या था, शासक था। और देखिए इस विजयनगर साम्राज्य में देखेंगे अष्टदिग्गज हुआ करते थे। जिस तरीके से आप जानते हैं, हाँ, मुगल काल में, अकबर के शासन काल में नवरत्न थे, सेम एज इट इज, सेम उसी प्रकार इस विजयनगर साम्राज्य या राजवंश में देखेंगे दोस्तों अष्टदिग्गज रहा करते थे। तो क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, इस हैं अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज। ठीक है, अष्टदिग्गज थे किसमें, इस विजयनगर साम्राज्य में। तो आइए दोस्तों, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे स्लाइड करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, 10 क्वेश्चन और है, आप लोग प्यार देंगे बहुत सारा। ठीक है, आइए देखिए, यहां से थोड़ा कट रहा है ऊपर, यहां से मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, आप लोगों को देखने में आसानी होगी दोस्तों। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को क्या ऑप्शन ना दिखे, दिखना चाहिए। देखिए थोड़ा सा इसको और बड़ा करता हूं दोस्तों, पीपीटी बना रहे हैं हम ही लोग, तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेहनत करिए, सपोर्ट करिए हम लोगों को। आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप ही लोगों के लिए मेहनत हो रहा है दोस्तों, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग भी ईमानदारी से शेयर करिए प्लीज। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा हम लोगों को, आप ही लोग तो करेंगे ना दोस्तों। आप ही लोग हम लोगों को थोड़ा बहुत करेज कर सकते हैं, साहस दे सकते हैं, जिससे हम लोग अच्छा से अच्छा कंटेंट बना सकें। आप लोग शेयर करेंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और उसी से मोटिवेशन से ही हम लोग क्या करेंगे, और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, डे बाय डे हम लोग और सुधार करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप लोग क्या करिए, इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे सभी को क्या है, ये देखने को मौका मिले। तो आइए, हाँ, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा जानते हैं दोस्तों, कौन सा है, गोल गुंबज। ये कहां पे है दोस्तों, ये कर्नाटक में। देखिए 2018 में, 20 में, दोनों में आया है। देखिए कर्नाटक में है ना दोस्तों, कर्नाटक जानते हैं दोस्तों कहां पे है, कर्नाटक तो सभी को पता होगा। कर्नाटक में कहां, गोल गुंबज है ना दोस्तों, ये गोल गुंबज आप जानते हैं, जो मकबरा है ये कौन सा है दोस्तों, ये मकबरा है आदिल शाह का मकबरा। क्या है दोस्तों, ये गोल गुंबज जो है ना, ये मकबरा, ये पूछा हुआ है किसका मकबरा है, तो आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है दोस्तों, आदिल शाह का मकबरा है। ये किसका है दोस्तों, आदिल शाह का मकबरा, किसका है, आदिल शाह का मकबरा है दोस्तों ये। ठीक है, दक्षिण भारत का, ठीक, मकबरा। तो आइए, ये हो गया 18 और 20 दोनों में पूछा है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप सो दोस्तों समझ में आ रहा होगा।
हाँ, अब आइए देखिए, शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये बिल्कुल शानदार प्रश्न है और अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ओ सॉरी दोस्तों, ये मेरे से ओ हो गया। हाँ, अब आइए, हाँ देखिए कितना शानदार प्रश्न है ये। हाँ देखिए, वर्धमान महावीर, देखिए इस महावीर, हाँ इस महावीर का जो बचपन का नाम था वो क्या था? वर्धमान था। ये बचपन का नाम है दोस्तों, बचपन का नाम पूछा हुआ है कि बताइए महावीर, हाँ महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान ना। तो आइए देखा जाए तो महावीर, हाँ महावीर का जन्म स्थान कौन सा था? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये कुंडल, हाँ कुंडल ग्राम है ना दोस्तों, कुंडल ग्राम जन्म स्थान। आंसर ये कहाँ पे है दोस्तों? आपको देखने को मिलेगा वैशाली में, बिहार में। ये कहाँ पे है दोस्तों? बिहार, वैशाली जिले में है, बिहार में। ठीक है, इस राजगिरी में दोस्तों, हाँ पैदा तो यहाँ हुए थे, जन्म तो यहाँ होता, लेकिन मृत्यु कहाँ हुई थी? यह भी मृत्यु राजगीर, यह भी आपको बिहार में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यह भी तो बिहार में है ना, राजगिरी, या इसको राजगीर भी कहा जाता है। ठीक, बिहार में कुंडल ग्राम में क्या हुआ था? वैशाली कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? राजगीर में। और देखिए इनका जो तथ्य थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं, महावीर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, महावीर स्वामी के बारे में। ठीक, सबसे पहले तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? सबसे पहले तो ये जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों, यह हो गया। अब देखिए यह जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर थे। यह जैन धर्म के क्या थे दोस्तों? यह जैन धर्म के अंतिम, ठीक है अंतिम बोले तो यह 24वें तीर्थकर थे। कितने थे दोस्तों? 24वें तीर्थकर थे। ठीक है दोस्तों, 24वें नंबर के, बात समझ में। अब देखिए, हाँ इन पूछा जाता है दोस्तों, जिस तरीके से आप बौद्ध धर्म में रत्न पाए जाते हैं, इनके भी रत्न हैं, 3 रत्न है, इसके भी त्रिरत्न है। इनके भी क्या है दोस्तों? त्रिरत्न है, जिसे कहा जाता है त्रिरत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो दर्शन जो हो गया, यहाँ पे मैं लिखता हूं दोस्तों सम्यक दर्शन। ठीक है, पेपर में आया है सम्यक आचरण, हाँ सम्यक ज्ञान लिख लीजिए पहले, सम्यक ज्ञान, और फिर तीसरा है सम्यक आचरण। यही दोस्तों आपका क्या है? 3 रत्न है। किसका? ये महावीर स्वामी का, जो जैन धर्म से संबंधित है। इनका जन्म हुआ था कब? कुंडल ग्राम, बिहार में। मृत्यु कहाँ हुई थी? राजगीर में। ठीक है, ये 24वें तीर्थकर थे, जो कि अंतिम थे। और इनके 3 रत्न थे दोस्तों: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आई होप सो दोस्तों समझ में आ रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, शानदार प्रश्न है ये। हाँ देखिए, चलिए आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो इसमें राष्ट्रीय आय के मापन की विधि जो होगा दोस्तों, निवेश विधि नहीं होगा। ठीक है, ये निवेश विधि नहीं है, इसका ऑप्शन ऐसे लगा लीजिएगा। ये इकोनॉमिक का है, ये इकोनॉमिक में पढ़ाया जाएगा आपको राष्ट्रीय आय। ठीक, आगे आइए, आगे देखिए। हाँ, ये देखिए प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। किस विटामिन को अपनी सक्रियता को, ठीक है, बढ़ाने के लिए हाँ कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? कोबाल्ट जानते हैं क्या है दोस्तों? यह कोबाल्ट जो होता है, इसका सबसे पहले प्रतीक देखिए, इसका प्रतीक जो होता है CO होता है, कोबाल्ट। यह एक क्या होता है जो दोस्तों? यह एक धातु होती है। एक क्या है दोस्तों? यह एक धातु है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में अगर इस धातु की कमी हो जाती है, यानी कोबाल्ट की कमी हो जाती है दोस्तों, तो एक गंभीर बीमारी देखने को मिलती है, जिसे कहा जाता है एनीमिया का रोग। और वह एनीमिया का रोग यह होता है दोस्तों कि हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाना, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। क्योंकि हीमोग्लोबिन ही क्या होता है दोस्तों? ब्लड का ही रूप होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड क्या होता है? लाल होता है कि नहीं? तो यह क्या है? कोबाल्ट, जिसे इसका सिंबल है CO। यह एक क्या है दोस्तों? धातु है। और इसकी कमी से दोस्तों एनीमिया नामक गंभीर बीमारी हो जाती है, जिसे कहा जाता है क्या? ब्लड की कमी या खून की कमी।
तो इसकी कमी से दोस्तों देखेंगे आप लोग, इसकी कमी से दोस्तों जो होता है एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा दोस्तों? एनीमिया रोग। और यह एनीमिया रोग यह होता है दोस्तों जिसे कहा जाता है क्या? ब्लड की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी, ब्लड की कमी। ठीक है दोस्तों, ब्लड की कमी। तो आई होप सो दोस्तों समझ में आ रहा है। यह पाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? विटामिन B12। क्या है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? विटामिन B12 होगा। तो आइए थोड़ा सा देख लिया जाए दोस्तों विटामिन B12 का। देखिए दोस्तों विटामिन B12 जो है ना, इसका जो है रासायनिक नाम देखेंगे सबसे पहले। ठीक इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। साइनोकोबालिन होता है, ये पेपर में आया है। साइनोकोबालिन क्या होता है दोस्तों? साइनोकोबालिन होता है किसका? B12। और इसी में कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों। ठीक, आइए अब देखिए थोड़ा सा हम लोग विटामिन के बारे में देख लेते हैं। तो ये सब नोट कर लीजिएगा। आइए थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। आइए आगे देखते हैं। हाँ, आइए थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बताता हूं आप लोगों को। देखिए विटामिन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों, विटामिन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, विटामिन के बारे में। ठीक, विटामिन देखिए, विटामिन की सबसे पहले खोज देखिए, आप जानते हैं दोस्तों हम लोगों को जीवन सर्वाइव करने के लिए कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के साथ हमें प्रोटीन भी चाहिए, प्रोटीन के साथ हमें वसा भी चाहिए और हमें विटामिन भी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इन तीनों पोषक तत्वों से आप देखेंगे कार्बनिक यौगिक से देखेंगे दोस्तों हमें क्या होता है? कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। लेकिन इस विटामिन से कोई कैलोरी ऊर्जा मिलती नहीं हमें। लेकिन इसकी कमी से हमारे शरीर में बहुत सारी क्या होती है दोस्तों? गंभीर बीमारियां देखने को मिलती है। इससे इस विटामिन से कोई ऊर्जा मिलेगी क्या? कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। लेकिन हमारे शरीर में इसकी कमी से विटामिन की बहुत सारी जो गंभीर बीमारियां होती हैं, वह बीमारी क्या आपको आपकी जान भी ले सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी चीज को हम लोग क्या करना है? पढ़ना है। और यह विटामिन हम लोग क्या करते हैं? अलग से लेते हैं। तो आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट से भी कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट से भी प्रोटीन अरे वो निकलता है कि नहीं निकलता है? कैलोरी ऊर्जा, जिसे 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलता है या 4.2 भी कहा जाता है। प्रोटीन से भी कहीं ना कहीं 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलता है। और आप जानते हैं वसा से भी सर्वाधिक क्या होता है? कैलोरी ऊर्जा निकलता है, जिसे कहा था 9.1 या 2 आता है। ठीक, कैलोरी ऊर्जा क्या होता है? प्राप्त होता है। तो 1 ग्राम, हाँ 1 ग्राम आप देखेंगे 1 ग्राम वसा से सर्वाधिक कैलोरी क्या होती है? ऊर्जा निकलती है 9.1 या 2 भी कहीं कहीं आता है। लेकिन दोस्तों इस विटामिन से कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन इससे तमाम क्या होते हैं? गंभीर बीमारियां होती हैं। तो आइए इसका थोड़ा कर लिया जाए, देख लिया जाए विटामिन के बारे में। देखिए दोस्तों विटामिन जो है, हाँ 1912 में देखेंगे आप लोग कासिमिर फंक, क्या नाम था दोस्तों? कासिमिर फंक ने क्या किया था दोस्तों? इस विटामिन की खोज किया था। किसने खोज किया था दोस्तों? विटामिन की खोज किया था कब? 1912 में कासिमिर फंक ने। ठीक है, इसने बताया था दोस्तों कि विटामिन 2 प्रकार की होती है। विटामिन कितने प्रकार है दोस्तों? 2 प्रकार है विटामिन की। ठीक है दोस्तों, वह कौन कौन सी प्रकार है? एक जल में घुलनशील विटामिन है। कौन से प्रकार है दोस्तों? जल में घुलनशील विटामिन। आइए मैं बताता हूं, जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है दोस्तों, जल में घुलनशील। और ये दोस्तों आता है एक वसा में घुलनशील। क्या आता है दोस्तों? वसा में घुलनशील। क्या आता है दोस्तों? वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। ठीक है दोस्तों, जो जल में घुलनशील होता है दोस्तों वह विटामिन बी है। ठीक है, बी और सी है, डी। हाँ, क्या है दोस्तों? जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। आज जो वसा में घुलनशील विटामिन है जिसे कहा जाता है दोस्तों ए, ई, डी और के। और यह पेपर में आता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन क्या होगा? B12। वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, नहीं तो मैं इतना डिस्क्राइब कर देता कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाते, और मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकता। इतना मैं डिस्क्राइब कर देता, लेकिन डिस्क्राइब करने से वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको भी क्या लगेगा दोस्तों? बोरिंग लगेगा। क्यों? कि यूट्यूब पे सब नहीं चाहते हैं कि सीखना, सब लोग चाहते हैं वीडियो को जल्दी जल्दी खत्म करें। दोस्तों ऐसे सिलेक्शन नहीं मिलेगा, प्लीज बात को समझिए। आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखिए,
कि क्या बताया जा रहा है क्या नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। और विटामिन डी के बारे में जानते हैं, जिसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है रासायनिक नाम। और इस विटामिन डी के बारे में थोड़ा जानिए। आप देखिए ये सूर्य से मिलती है। यह जो विटामिन डी जो है इसका स्रोत जो होता है सूर्य की किरणें होती हैं। जब सूर्य किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं तो हमारे अंदर जो होता है कैल्शियम पाई जाती है, और उस कैल्शियम को क्या करती है दोस्तों, यह विटामिन डी जो सूर्य की किरणें होती है जो मिलती हैं उसको क्या करते हैं, कैल्शियम को स्ट्रांग करते हैं। और उस कैल्शियम से हमारे हड्डी क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, और हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि नहीं। तो इतनी बात समझ में आए। आप विटामिन बी के बारे में, विटामिन ए के बारे में जानते हैं दोस्तों। विटामिन ए को क्या कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है ना दोस्तों, रेटिनॉल। आप जानते हैं दोस्तों विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से रोग भी होता है, जो रतौंधी नामक रोग होता है। एक होता है जीरोप्थेलेमिया रोग, जीरोप्थेलेमिया रोग, जीरोप्थेलेमिया रोग, इसको याद कर लीजिएगा। जीरोप्थेलेमिया रोग का मतलब ये होता है कि हमारे आंख में जो होता है नहीं है लिक्विड, यही लिक्विड क्या होता है, सूख जाता है। और रतौंधी जानते हैं आप लोग, रतौंधी रात में दिखता है दिन में नहीं दिखता है। तो ये रेटिनॉल समझ में आया। विटामिन बी होता है, विटामिन बी, विटामिन बी1 में देखेंगे इसे कहा जाता है दोस्तों थायमीन। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे थायमीन कहा जाता है। अब विटामिन बी2 को क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन कहा जाता है, राइबोफ्लेविन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, राइबोफ्लेविन कहा जाता है ना, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। इतना है, आप देख लीजिएगा, सारा का सारा नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं थोड़ा कम ही डिस्क्राइब कर रहा हूं दोस्तों, वरना आप पढ़ेंगे नहीं, हमें पता है। तो ये ऑप्शन दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूं, देखिए तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं। अब समझ में आ रहा है, ये वाला भी क्वेश्चन दिखेगा आपको। हाँ दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधन नहीं है। क्या है, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति का मतलब यह होता है दोस्तों कि सरकार के द्वारा बनाया गया, ठीक है, सरकार के द्वारा बनाया गया जो रेवेन्यू होता है उसी नीति को कहा जाता है क्या, राजकोषीय नीति। तो इसमें क्या शामिल नहीं है, तो इसमें जानते हैं दोस्तों क्या शामिल नहीं है, इसमें जानते हैं बैंक दर शामिल नहीं है। क्या दोस्तों, इसका आंसर क्या हो, बैंक दर शामिल नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आता है पेपर में। हाँ आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या मुख्यमंत्री होंगे, क्या राज्यपाल होंगे, क्या मुख्य न्यायाधीश होंगे, क्या राष्ट्रपति होंगे, हाँ राष्ट्रपति होंगे। आप जानते हैं दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय होता है और जो उच्च न्यायालय होता है उस, हाँ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पे, मंत्रिपरिषद के सिफारिश पे। और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन तो होता है, प्रधानमंत्री होता है, आप जानते हैं। तो मंत्रिपरिषद के सिफारिश पे। तो आइए देख लीजिए, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रपति। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है और यह पेपर में आता है, अक्सर आता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसको, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत किस अनुच्छेद में आते हैं, हाँ किस भाग में है और कितने तक अनुच्छेद में आते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, मैं आंसर बता नहीं रहा हूं अभी, अब मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग खुद जान जाएंगे। देखिए, अगर भाग पहला देखा जाए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे भाग पहला लिख रहा हूं इस तरीके से, तो भाग पहले में जानते हैं आप लोग केंद्र है। क्या है दोस्तों, केंद्र, सॉरी यहां से मैं यहां से लिखता हूं। भाग फर्स्ट में आर्टिकल में लिख रहा हूं 1 से लेकर के दोस्तों आर्टिकल 4 तक। जानते हैं आप लोग क्या है, केंद्र है, केंद्र, केंद्र तथा क्या है दोस्तों, केंद्र तथा उसके क्या, उसके राज्य, केंद्र तथा उसके राज्य, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया पहला। अब भाग आइए दूसरा। अब भाग अगर दूसरा में देखा जाए दोस्तों, भाग दूसरा में तो 4 तो हो गया ना कंप्लीट, तो 5 से उठाएंगे ना आप, तो 5 से लेकर के दोस्तों, 5 से लेकर के देखा जाता है 12 तक। 5 से कितना दोस्तों, 12 तक। तो 5 से 12 में देखेंगे आप लोग, नागरिकता है ना दोस्तों, नागरिकता क्या है दोस्तों, नागरिकता है, क्या है दोस्तों, नागरिकता है। और भाग 3 में देखिए दोस्तों,
भाग 3 में जानते हैं आप लोग, यहाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ। भाग 3 देखिएगा दोस्तों, भाग 3 जो है वह 13 से लेकर के कितना तक है, 12, सॉरी यहाँ पे उल्टा बता दिया, 11 तक है, सॉरी ये 11 है, 11 होगा, माफी चाहता हूँ दोस्तों, माफी है। हाँ यहां से देखिए, भाग 1 हो गया 1 से 4, भाग 2 हो गया दोस्तों 5 से 11, भाग 3 हो गया जो कि क्या है 12 से 35 है। अब सही है, ठीक है दोस्तों, बाय मिस्टेक हो गया तो सॉरी उसके लिए। हाँ भाग 12, हाँ 12 से 35, इसमें आप देखेंगे दोस्तों क्या है, इसमें देखेंगे मौलिक अधिकार है, क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार, या इसे कहा जाता है क्या, मूल अधिकार। इसे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहा जाता है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आ जाइए भाग 4 में, देखिए दोस्तों भाग 4 में, भाग 4 जो है वह 36 से लेकर के क्या है दोस्तों, 36 से 51, और इसी में दोस्तों देखेंगे आप भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, क्या है, निर्देशक तत्व हैं, ठीक। तो कौन सा होगा, ऑप्शन 4। और एक प्रश्न और रिसेंटली आ रहा है दोस्तों कि भाग, आप बताइएगा, भाग यहां लिख दे रहा हूं, यहां लिखता हूं, देखिएगा इस समय पूछ रहा है दोस्तों ये वाला कि भाग 4A में या अ में किसका क्या है उल्लेख है, भाग 4A या अ में किसका उल्लेख है। तो आप जानते 51 तक तो हो गया ना, तो 51A, यहाँ 51A में दोस्तों आप जानते क्या है, मौलिक कर्तव्य, और यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। तो ठीक है दोस्तों, तो भाग 1 में 1 से 4 तक केंद्र तथा उसके राज्य क्षेत्र क्या है, उसके राज्य क्षेत्र में लिख देता हूं यहाँ पे, उसके राज्य क्षेत्र है, ठीक है। और भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता है दोस्तों, ठीक है। भाग 3 में 12 से 35 मौलिक अधिकार है, भाग 4 में 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और भाग 4 में देखेंगे 4A में, ये 4A है दोस्तों, ठीक है, और 51A देखेंगे आप तो मौलिक क्या है, कर्तव्य। आई होप सो समझ में आया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत, हाँ आइए ये देख लीजिए यहां से। विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत आसान है ये तो, विश्व पर्यावरण दिवस कर लेंगे इसको, जान कब मनाया जाता है जी, हाँ विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है ना। आइए 15 जून को देख लिया जाए, 10 अक्टूबर को देख लिया जाए, और 8 मार्च को देख लिया जाए। देखिए दोस्तों जो ये मनाया जाता है 15 जून को, या विश्व पवन दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून तो हो गया, 10 अक्टूबर को देखिए दोस्तों, 10 अक्टूबर को हाँ भारतीय राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। यहां पर मैं लिखता हूं राष्ट्रीय डाक दिवस। और 8 मार्च को जानते हैं दोस्तों विश्व क्या है, विश्व महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों, क्या मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस। आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो देख लीजिए चारों ऑप्शन बता दिया, तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे आइए। हाँ देखिए शानदार प्रश्न है, ये तो अक्सर पूछा जाता है, हमने पढ़ाया भी है आप लोगों को, ठीक है, कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का नृत्य है। तो आप जानते हैं दोस्तों आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा, उत्तर प्रदेश का आप जानते हैं क्या है, कथक है। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में अंतर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, हमने बताया था शास्त्रीय नृत्य जो होता है वो क्लासिकल डांस जो होता है उसको सीखने के लिए काफी वर्षों का अनुभव भी होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें तमाम नियम और कानून होते हैं, उसको सीखना आसान नहीं है, बहुत ही टफ है। लेकिन जो फोक डांस होता है, जो लोक नृत्य होता है, उसको आप आसानी से सीख सकते हो, उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। कहीं भी मार्केट में आप डांस करो, किसी भी पोस्चर में जब डांस करो आप, वो आप उसको आप क्या बोलोगे, फोक डांस बोलोगे या लोक नृत्य बोलोगे।
लेकिन आप शास्त्र नृत्य नहीं बोल सकते। आप शास्त्र नृत्य सिर्फ उसे ही बोला जाता है जिसको सीखने के लिए क्या वर्षों का अनुभव चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये शास्त्र नृत्य होता है। तो आई होप सो समझ में आया आप लोगों को। तो देखिए ये कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश का है ना, आंध्र प्रदेश का यह शास्त्र नृत्य है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जानते हैं दोस्तों कर्मा नृत्य होता है, मध्य प्रदेश में दोस्तों जानते हैं कर्मा नृत्य भी होता है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, और बुंदेली नृत्य भी करते हैं लोग। क्या होता है बुंदेली नृत्य, कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश में हो गया, उत्तर प्रदेश भी हो गया, आंध्र भी। तमिलनाडु में देखिए दोस्तों भरतनाट्यम, क्या होता है दोस्तों भरतनाट्यम होता है ना दोस्तों। और यह भरतनाट्यम क्या है शास्त्रीय नृत्य है ना। इस भरतनाट्यम को सीखना इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हो, ये बहुत ही टफ मानी जाती है, इसमें बहुत सारे नियम कानून होते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। तो आइए दोस्तों देख लीजिए, हाँ सारा आंसर देख लीजिए। और कब कब आया है 17 में, 19 में, 21 में, देखो कितना आ रहा है ये देख लीजिए। विश्वास नहीं होगा तो पेपर उठा के देख लीजिएगा। देखिए हमने कलेक्शन किया है कहां से लेकर के। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं कि आप लोगों को देखने में थोड़ा सा बहुत ही इजी हो जाएगा, शायद दिख नहीं रहा है ये। तो आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया है। ये थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, ये हो नहीं रहा है, ठीक है, तो समझ लीजिएगा। ये दिख रहा है क्या नीचे वाला ऑप्शन, ठीक। देखिए संविधान में महाभियोग, संविधान में महाभियोग शब्द की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्या है दोस्तों बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इसको छोटा करूं तो क्या छोटा करूं तो हो जाएगा, नहीं होगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। इतना ही समझ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन सा होगा महाभियोग किस पे चलाया जाता है, राष्ट्रपति पे चलाया जाता है। आर्टिकल क्या होगा दोस्तों 61। आंसर बहुत ही आसान है। तो आई होप सो दोस्तों आप देखिए कितना मेहनत लग रहा है। अगर इस 20 क्वेश्चन को कराया जाए तो मात्र 10 मिनट लगता है, लेकिन इस 20 क्वेश्चन में लगभग हमने 50 से 55 1 घंटे तक बताया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो, मेहनत हम लोग की दिख रही है दोस्तों, तो प्लीज आप लोग क्या करिएगा, इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों वो सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। तो ठीक है दोस्तों, और इसमें हम लोग रिव्यू भी करेंगे और आप लोग भी अपना रिव्यू भी दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा, ठीक है, क्या कमी रहेगी, क्या और सुधारना है हम लोगों को, क्योंकि दोस्तों सीखना ही है हम लोगों को। हम लोग सोचते हैं कि बेस्ट से बेस्ट दिया जाए आप लोगों को, जिससे कोई भी सिलेक्शन में बाधा ना हो। तो दोस्तों तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अब आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।